आज जो हम न्यूज़पेपर को एनालाइज़ करेंगे वो स्पेशली आज आपका 27 जुलाई 2023 का होगा। ठीक है, 27 जुलाई 2023 का हम लोग जितने भी दैनिक जागरण हम लोग न्यूज़पेपर को हम लोग स्टडी करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं या फिर पॉइंट जो है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये जो आपका है वो आपका दिल्ली एडिशन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट करेंट को देखते हैं और एडिटोरियल को भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे एक न्यूज़ है कि स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करेगा भारत। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए क्या डीपली जो आपका डिफेंस से रिलेटेड एरिया में किस तरह से भारत जो आगे बढ़ रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में अगर बात करें तो आत्मनिर्भर की दिशा में भारत बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। ठीक है, भारत स्वदेशी त्रिस्तरीय लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली जो है वो आपकी मिसाइल LRSAM, ठीक है, तो LRSAM जो है वो क्या है, तो रक्षा प्रणाली विकसित करेगा। ठीक है, कौन, तो भारत। और ये क्या है, तो ये आपका लैंड टू आपका एयर हो जाएगा। ठीक है ना, यह प्रणाली दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर तक मार गिराने में ये आपका सक्षम होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह जो है रक्षा सूत्रों ने यह बताया कि इस स्वदेशी रक्षा प्रणाली को विकसित करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में अंतिम चरण में है। ठीक है, यानी फाइनल हो चुका है, जल्दी इसे मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी और आपका 250 करोड़ डॉलर से ज़्यादा इस परियोजना से भारत ऐसे सैन्य क्षमता वाले देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जो इतनी दूरी पर जो है दुश्मन के विमान और मिसाइलों को हवा में मार गिराने में सक्षम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया हमने, इस मिसाइल रक्षा प्रणाली में 3 स्तर की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइलें होंगी जिससे विभिन्न दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकेगा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें प्रणाली जो है वो आपका विकास का काम तब से हो रहा है जब से भारत ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले सक्षम मिसाइल प्रणाली यानी आपका MRSAM, ठीक है, तो मीडियम रेंज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि विकसित करने के लिए इजराइल के साथ काम किया है। ठीक है, किया है। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि जो 70 से अधिक किलोमीटर तक हवाई लक्ष्यों की निशाना बना सकती है। ठीक है, ये जो है आपका जो आपका MRSAM जो है उसके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो भारतीय प्रणाली रूस में खरीदी गई जो आपका S-400 वायु रक्षा प्रणाली की श्रेणी को की होगी। ठीक है, ये आपकी जिसे बताया जा रहा है कि चीन और आपका पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। ज़्यादातर जो आपके जितने भी वेपन्स है वो आपका चीन और पाकिस्तान वाले एरिया में ही लगाया जाता है और ख़रीदा भी इन्हीं दोनों देशों के लिए जाता है भारत के द्वारा। रूस से S-400 के 3 स्क्वाड्रन भारत आ चुके हैं लेकिन बाकी 2 स्क्वाड्रन मिलने का समय अभी अस्पष्ट है। ठीक है, अभी टाइम लगेगा। भारतीय रक्षा बलों के पास जो है वो मौजूद S-400 वायु प्रणाली 400 किलोमीटर तक की अधिकतम दूरी तक लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। चीन की सेना भी इस प्रणाली का उपयोग करती है जिसे उसने भारत के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनात किया है, लेकिन वे S-400 जितने सक्षम नहीं है। ठीक है, DRDO द्वारा LRSAM परियोजना अपने हाथ में लेने के बाद जो है वो भारतीय नौसेना ने अपनी स्वदेशी LRSAM प्रणाली का नाम बदल करके MRSA रख दिया है। पहले कितना था, LRSAM था, अब क्या हो गया, तो MRSAM हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, थल सेना और वायुसेना पहले ही अपनी इस तरह स्वदेशी प्रणालियों का नाम MR उसके अलावा MRSAM रख चुका है। ठीक है, तो वायुसेना और थल सेना ने पहले स्वदेशी प्रणालियों का नाम वो क्या कर चुका है, वो आपका MRSAM कर चुका है। ठीक है, तो ये हमने न्यूज़ देख लिया जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपका। ठीक है, तो ये 250 करोड़ डॉलर की लागत से तैयार होने वाली रक्षा प्रणाली के रिगार्डिंग हमने देखा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक एडिटोरियल सेक्शन में लोकतंत्र की आधारशिला है प्रभावी प्रशासन। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग
क्या इम्पोर्टेंट है, और ये A.K. वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं A.K. वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए डिटेल में इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत असंख्य विविधताओं से परिपूर्ण लोकतंत्र है और चीन को पछाड़ भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या हुआ है, तो देश भी बन गया है, पर इसकी समस्याएं विकराल है, ठीक है, जिनका समाधान उसे अधिनायकवादी आपका जो है वो साम्यवादी व्यवस्था से नहीं बल्कि आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा करना है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 73वें और आपका 74वें मतलब 73वें और 74वें संविधान संशोधन से भारत में त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था स्थापित की गई, और आपका जो है इससे क्या हुआ कि स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें और भारत सरकार आपका ये त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समस्याएं चाहे कानून व्यवस्था की हो या प्राकृतिक आपदाओं की हो या विकास संबंधी, इनसे निपटने का उत्तरदायित्व जो है स्थानीय प्रशासन को ही होता है। अगला बताया जा रहा है क्या कि अन्य अभिकरण केवल जो है तत्कालिक सहयोग प्रदान करते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों को जो है वो संवैधानिक दर्जा भले ही 1993 में मिल गया हो, पर उन्हें अपना प्रशासनिक ढांचा बनाने का अधिकार नहीं मिला, ठीक है। अपने दायित्वों के निर्वहन के हेतु जो है वे राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, यानी स्थानीय सरकारें जो होती है। इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय सरकारों को संविधान के अनुसार अभी पूरे अधिकार भी नहीं मिले हैं। स्थानीय प्रशासन की एक समस्या विभिन्न अभिकरणों के विभागों में समन्वय न होना भी है, ठीक है। स्थानीय प्रशासन का अक्सर कोई सड़क बनाती है तो कुछ दिनों बाद जो है जल निगम हो गया, बिजली, टेलीफोन या कोई अन्य विभाग इसे खोद देती है, ठीक है। शहर या जिले के स्तर पर कोई विशिष्ट नोडल अधिकारी होना चाहिए जो क्षेत्रीय विकास का क्या करे, समित आपका मॉडल बना सके, जिससे विकास प्रक्रिया में विभिन्न विभागों के क्रमबद्ध ढंग से अपने हिस्सों की जिम्मेदारी पूरी कर सके, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि राजनीतिक प्रशासनिक कार्य संस्कृति में एक प्रवृत्ति यह है कि स्थानीय सरकारें समस्याओं के कारण और निवारण की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकारों पर और आपके राज्य उन्हें केंद्र सरकारों पर डाल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इनमें टकराव बढ़ता है और समाधान में विलम्ब होता है। यदि भिन्न भिन्न दलों की सरकारें हैं तो यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अगर एक पार्टी की सरकारें अगर राज्य में हैं और सेंटर में, तब तो आसान होता है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग होते तो और मुश्किल हो जाती है। हाल ही में दिल्ली में बाढ़ की विभीषिका पर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्य के मध्य विवाद इसे पुष्ट करता है, ठीक है। हमेशा हम देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में हमेशा कुछ न कुछ निर्णयों के प्रति जो है वो आपको डिस्प्यूट होता रहता है कि कौन बड़ा है, मुख्यमंत्री या दिल्ली के राज्यपाल। समस्याओं के कारण कुछ भी हो निवारण तो स्थानीय प्रशासन द्वारा ही होता है, ठीक है। जिलाधीश से लेकर के पटवारी और मेयर से लेकर के पार्षद सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, पर दुर्भाग्य से आपदाओं को वे प्राय भ्रष्टाचार के अवसर के रूप में देखते हैं, ठीक है। फिर स्थानीय प्रशासन पर अनेक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का भार होने से वह समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने की जगह जो है समस्याओं के प्रकट होने की प्रतीक्षा करता है और समाधान हेतु प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे अधिक समय, श्रम और संसाधन लगता है, ठीक है, तथा कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आज समस्याओं के उत्पन्न होने पर जो है सरकारें और राजनीतिक दल समाधान पर जो है आपका कम और आरोप प्रत्यारोप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। ऐसे में सरकार के गुण दोष का वास्तविक आकलन नहीं हो पाता है, क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। अपने पूर्वाग्रह के कारण विपक्ष सरकार के अच्छे कामों की या तो अनदेखी करता है या फिर उसे बुरा सिद्ध करने की कोशिश करता है। ये हमेशा देखते भी हैं, अच्छी भी सरकारी होती हैं तो विपक्षी उनका मतलब हमेशा आलोचना ही करता है। मोदी सरकार के प्रति विपक्षी दलों का रवैया इतना ज्वलंत उदाहरण है, ठीक है। संविधान जो है वो विपक्षी दलों को सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना का अधिकार देता है, पर उसके प्रत्येक काम को गलत ठहराना केवल अनुचित है, ठीक है। अगर जो गलत है उसी को आप गलत ठहराएंगे ना, बट ऐसा देखने को नहीं मिलता, वरन जनता में अपनी साख को नीचे गिराने जैसा भी है, ठीक है। विगत 9 वर्षों में मोदी सरकार की कार्यशैली का विश्लेषण करने पर 4 प्रमुख
प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है। पहला अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम सरकार यथास्थितिवाद से परिवर्तनवाद की ओर अग्रसर है। परिवर्तन की प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यदि वह जनहित को लक्ष्य करे तो उसे जन समर्थन में मिलता है। यानी मेन विकास किसका करना है? जनहित का करना है। अगर वो है तो सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, आज नहीं तो कल। जिस प्रकार राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मोदी का जन समर्थन बढ़ रहा है, वह प्रमाणित करता है कि वे लोग परिवर्तन को पसंद कर रहे हैं। सुधार कौन नहीं चाहता, ठीक है। तो यही हमारी भारतीय जनता का भी है। द्वितीय सरकार के आंशिक परिवर्तन की जगह समग्र परिवर्तन का लक्ष्य कर रही है। समग्र परिवर्तन के लिए आपको बताया जाए सरकार के पास जो इनका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन श्रमसाध्य हो गया, उसके अलावा प्रतिरोधात्मक और धीमी गति से होता है। उसके अलावा मोदी सरकार के निर्णयों का पूर्वानुमान विपक्ष को नहीं हो पाता, क्योंकि समग्र परिवर्तन की बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार सुविचारित, पूर्व नियोजित और गोपनीय ढंग से कदम उठाती है। तृतीय, मोदी सरकार का जो है कि पार्टी अपने ब्लूप्रिंट को लागू करने हेतु साधन और साध्य का समन्वय किया है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि पर क्या जनता इस समन्वय को स्वीकृति देगी? इस पर निर्भर है कि जनता जो है साधन और साधे में किसे महत्व देती है, ठीक है। गांधी जी साधनों की सूचिता और नेहरू जी साधे के महत्व को देते थे, ठीक है। दोनों आदरणीय है, इसलिए मोदी सरकार द्वारा साधे और साधन और साधे के समन्वय को जन स्वीकृति मिल रही है, ठीक है। यानी दोनों का फॉलो जो है वो मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जो अभी प्रेजेंट की सरकार जिनकी है। चौथा में बताया जा रहा है कि आपका जो लोकल को ग्लोबल के जिस स्तर पर उठाया गया विश्व की पॉलिटिकल इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। यह उन्होंने भारत को बेहतरीन मार्केटिंग की है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदना और अनेक देशों से रुपए में द्विपक्षीय व्यापार समझौता G20 की अध्यक्षता करते हुए अफ्रीकी देशों को इसमें समाहित करना जो है आदि बहुत बड़ी निर्णय है। बिल्कुल भारत ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि अफ्रीकी देशों को भी जो आपको रिस्पेक्ट दिया है और उनके लिए भी सोचने की बात भारत सरकार के द्वारा हमेशा किया जाता है, ठीक है। जो भारत की बढ़ती ताकत को वैश्विक स्वीकार्यता का संकेत है, ठीक है। भारत सरकार की बताया जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो आपके फैसले से भारत के प्रति वैश्विक आकर्षण बढ़ा है, जिससे विदेशी पर्यटकों और निवेशकों की संख्या में वृद्धि होने और अर्थव्यवस्था में मजबूती आने की संभावना है। पर स्वदेशी विदेशी पर्यटक और आपका निवेशकों की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर के स्थानीय प्रशासन की चुनौतियाँ भी बढ़ेगी। इसलिए हर छोटे बड़े शहर और गाँव में स्थानीय प्रशासन को जो है वो भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों के लिए अभी से प्रोएक्टिवली योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन करना होगा। आगे बताया जा रहा है कि 2047 तक भारतीय लोकतंत्र की गौरवशाली छवि स्थापित करने का प्रयास सार्थक हो सकता है, ठीक है। इसके लिए पूरे देश में स्थानीय प्रशासन को जो है वो आपका दक्ष और प्रभावशाली और मितव्ययी बनाना होगा, ठीक है। और ये जो लेखक है तो देखिए ये जो है स्पेशली इसमें हम लोग जो है जो हमारे ग्रामीण स्तर पे क्या क्या आपको समस्याएं आती है, लोकल बॉडीज़ किस तरह से काम करती है, सरकार की क्या क्या कमियां हैं जो लोकल बॉडीज़ को देना चाहिए, स्थानीय स्वशासन या फिर जो नगर निगम से रिलेटेड जो होते हैं, तो उसी के मतलब रिगार्डिंग राइटर ने यहाँ पे बात किया है, ठीक है। लेखक जो है राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक भी हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा मतलब अच्छा हम लोगों को डीपली नॉलेज मिला कि क्या कारण है जो स्थानीय शासन जो है वो आपका प्रॉब्लम होता है और किस तरह से वो अपना निर्णय स्थानीय शासन नहीं ले पाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल। हमेशा एक डिबेट चलता आ रहा है कि मासिक धर्म से रिलेटेड किस तरह से जो है वो लोग जो हैं हमेशा जो है हीन भावना से देखते हैं। तो चलिए छुआछूत की बीमारी नहीं है मासिक धर्म, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के काशीपुर में रहने वाली एक पिता करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। हाल ही में संगीत शिक्षक जितेंद्र भट्ट ने अपनी बेटी से पहले पीरियड पर केक काट करके जश्न मनाया। उनका मानना है कि पीरियड अशुद्ध एवं छुआछूत की बीमारी नहीं है बल्कि उसके लिए खुशी का दिन है, ठीक है। उनके इस अनोखे जश्न की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। कौन नहीं जानता है कि मासिक चक्र जो है महिलाओं की एक अनिवार्य शारीरिक क्रिया है। जो महिलाएं इससे वंचित रहती हैं उन्हें अधूरा माना जाता है। इसके बावजूद इससे ढेर सारी वर्जनाएं भी जुड़ी हैं, ठीक है।
उसके अलावा अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान्यताओं के अनुसार उन दिनों में महिलाएं जो होती हैं खाने पीने की चीज़ें तक को छूने को मनाही होते हैं। बहुत सारे राज्यों में इस तरह का पाबंदी भी होता है। हालांकि चीज़ें अब बदल रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस दिशा में महिलाओं को सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहने वाली जो वीमेन हैं, महिलाएं हैं, अभी इस मुहिम से अछूती हैं और गाँवों में रहने वाली जो आपकी महिलाएं जो हैं आज भी मासिक चक्र जैसे विषय पर बात करने में पाप समझती हैं। वे बिना किसी से कुछ भी कहे उन दिनों असहनीय दर्द के साथ अपने काम को करती रहती हैं। अज्ञानता की वजह से क्या होता है कि आपका वजह से अक्सर मासिक धर्म के दौरान जो होती है स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती है। ठीक है, इस दौरान वे कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं और जिससे क्या होता है कि गंभीर बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि उनके पास इतना पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, इस समस्या का समाधान यह है कि महिलाओं और छात्रों को जागरूक करने के साथ ही उनके परिजनों को भी सचेत किया जाना चाहिए। कई बार तो ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाली महिलाएं बच्चियां जो होती है शर्म के कारण क्या होता है कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है। ठीक है, ऐसे में उन्हें बताना होगा कि मासिक धर्म जो है आपका मासिक चक्र एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह शर्म करने की नहीं बल्कि खुशी होने की बात है। उन्हें इस विषय पर संकोच छोड़कर के बात करना सीखना होगा और महिलाओं के स्वस्थ होने से एक पूरा परिवार क्या होगा, स्वस्थ रहता है। इसमें आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें इसलिए मासिक धर्म में महिलाओं को स्वच्छता का विशेष ध्यान देने, सैनिटरी पैड के इस्तेमाल और इससे जुड़ी आपकी जानकारी देनी होगी। यह काम तब होगा जब महिलाओं के साथ पुरुष भी आगे आएंगे। मासिक धर्म महिलाओं को मिला मातृत्व का एक वरदान है। भ्रांतियों के चलते इन दिनों जो है इसका तिरस्कार होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरह से क्या होते हैं कि आपका इन दिनों में इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, मतलब जिस तरह से विमेन के साथ लोग करते हैं, बल्कि अधिक से अधिक ख्याल रखना चाहिए। इसको लेकर के समाज को अपना सोच बदलना चाहिए और इन दिनों उनके साथ उपेक्षित व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर महिलाओं को सबसे बड़ा सशक्तिकरण यही है कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके, और जब महिलाएं मजबूत होंगी तो विश्व में जो है वो हमारा देश भी तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकेगा। ठीक है, तो लेखक क्या है, एक तरह के स्वतंत्र टिप्पणीकार है। तो ये इन्होंने अपना जो है वो व्यक्त किया है अपना थॉट। तो ये सुनीता मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे आपदा पीड़ितों से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कि एक आपदा पीड़ितों को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जिस तरह से जो बाढ़ वगैरह आ रहे हैं तो उसे रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है, राहत की प्रतीक्षा में आपदा पीड़ित। ठीक है, कहा जा रहा है क्या कि आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसके दिए गए घाव जो है इतने बड़े कभी नहीं हो सकते कि उन्हें मानवीय स्पर्श की उष्मा राहत ना दे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका जो है 16 जुलाई को क्या होता है राहत कोष लगाया गया था जो आपका आपदा के बाद, जिसमें क्या होता है कि 16.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ठीक है, किसी एक दिन का वेतन किसी बच्चों की गुल्लक से निकाले 1965 रुपये, किसी पार्षद के दिए गए 6 लाख रुपए, कोई बड़ी बूंद कोई छोटे उद्देश्य, केवल एक ही घड़ा भरे। ठीक है, केवल एक ही घड़ा भरे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर आपदा के बाद फिर उठे खड़े होना चाहिए। ठीक है, यह नैसर्गिक गुण है और व्यक्ति का। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि इस सब में उसे प्रोत्साहन की बड़ी भूमिका है। इसके अंतर्गत हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है अंशदान दे रहा है। मतलब देखिए, एक सरकार तो ही नहीं दे सकते, तो सब अगर थोड़े थोड़े करेंगे तो किसी भी जगह अगर आपदा का प्रॉब्लम होता है तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। यह कोष जो है राष्ट्रीय या फिर राज्य कोष से भिन्न है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिसमें प्रदेशवासी या फिर अन्य लोगों ने योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कई स्थानों पर तत्काल राहत राशि बांटी भी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के अधिकारियों के साथ तालमेल ठीक नहीं है। इस पर जो बोला जा रहा है क्या कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं पलटवार यह कहकर किया कि तालमेल नहीं था तो इतनी राशि एक दम कैसे बढ़ती। ठीक है, यानी तालमेल था तभी तो ये आप लोगों को बढ़ पाया। ठीक है, जो ज़रूरतमंद थे। अब अपेक्षा यह है कि आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए बनाए गए कोष का पैसा पात्रों तक पहुँचे और स्पष्ट करे कि यह जो है आपदा के लिए राष्ट्रीय कोष और आपका राज्य कोष के नियम तो स्पष्ट है।
उसके अलावा बोला जा रहा है किंतु बात इस कोष की है जिसमें से लोग योगदान करते हैं। इसमें पारदर्शिता हर पक्ष के लिए अनिवार्य है, क्योंकि लोग तो पैसे दे देते हैं, लेकिन सरकारी जो होते हैं बहुत सारे राजनीतिक भी अभाव देखी गई है। इन अधिकारियों पर भी दृष्टि रखी जाएगी जिनके आपदा के दौरान और उसके बाद भी राहत पुनर्वास के लिए प्रदेश में ही होना चाहिए था, पर उनकी देशाटन करते हुए सेल्फी इंटरनेट मीडिया में चमक रही है। ठीक है, यानी वो घूमने में लगे हुए हैं, उनको देखना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा आपको देखने को भी मिलेगा कि ठीक तरह से अधिकारी काम भी नहीं करते हैं। आशा यह भी है कि क्षेत्र में जुटे अधिकारियों को उच्च अधिकारियों से उचित दिशा निर्देश मिल रहे होंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है कि अधिकारियों को यहाँ से दिशा निर्देश मिलने चाहिए, वहाँ से ना मिले तो असमंजस पैदा होता है और कई बार तो ऐसा वातावरण बन जाता है कि विक्रमादित्य सिंह ऐसे मंत्री को पत्रकार वार्ता में कहना पड़ता है कि शिमला में योजना कुछ और होती है, परवाणु तक आते आते जो है उसका रूप ही बदल जाता है। ठीक है, यह और बात है कि हमेशा की तरह अगले ही दिन यह मुलायम हुए और तोप का रूप नेता प्रतिपक्ष और उनके कार्य पर हो गया। ठीक है, कार्यकाल पर हो गया है। किसी भी सरकार में यह रहस्य नहीं कि अब मंत्री का अंकुश रखना हो या सामान्यतः जो है सचिव ऐसा तैनात किया जाए जो ऊपर की ओर सुने। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि ऐसे सचिव बहुत कम होते हैं जो आपका ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर आभास होता है। ठीक है, कि वे सुन रहे हैं। ऐसा वही कर सकते हैं जो मूलतः नियमों के दायरे में रहते हुए अपनी भी सुनते हैं। ठीक है, कई बार जो अधिकारी इतने दूरदृष्टि संपन्न होते हैं कि ऐसे निर्देश भी राजनीतिक नेतृत्व से स्वीकार करवा लेते हैं जिनका कार्य प्रभाव कल को राजनीतिक नेतृत्व को ही झेलना पड़े। ठीक है, ऐसी जैसे यह अधिसूचना आई थी कि जो अब जो बोला जा रहा है कर्मचारी और अधिकारियों का स्थानांतरण महीने के अंतिम 4 दिनों में ही होगा। ठीक है, इस पर जो विधायकों की प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी, क्योंकि चुनाव तो उन्हें ही लड़ना है। ठीक है, शायद सोच लिया होगा कि एक चुप 100 सुख। ठीक है, मतलब इस तरह से भी यहाँ पे बात निकल के आई है। आगे बताया जा रहा है इधर हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा हुई और जिसमें संदेह नहीं है, किंतु अवैध खनन भी एक कारण था जिसकी वजह से ये आपदा देखी गई। ऐसा विपक्ष तो कह ही रहा है और आपका लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा है। युवा है, इंटरनेट मीडिया पर भी लिखते हैं, तो लिखते ही हैं। आपदा के बाद उन्होंने खुलकर कहा कि कुल्लू में तो सारी क्षति अवैध खनन से हुई है। ठीक है, इसके लिए हर स्तर पर आवाज़ उठाएगा। और हालांकि उद्योग एवं खनन मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि यह बचकाना बयान है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आप जो वहाँ के मंत्री हैं छोटे हैं, किंतु संवैधानिक पद पर उसी तरह है जिस तरह हर्षवर्धन है। ठीक है, विधानसभा में बताया जा रहा है कि लोगों के मतों से आए हैं। उसके अलावा किसी जमाने में बेलची और ट्रैक्टर से खनन होता था, चालान होते थे, और कुछ जो है दशकों से एक्सक्लेवेटर जिन्हें लोग जेसीबी कहते हैं, अन्य मशीनें भी है, दंदनाते हैं पर चालान नियमित नहीं देते। दिलचस्प यह है कि पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर भी अवैध खनन के विरुद्ध बोले हैं। ठीक है, इधर पूर्व वन मंत्री जो है वो राकेश पठानिया जैसे अपनी सरकार के समय अवैध खनन पर बोलते थे, वैसे ही अभी बोले हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इन सब बयानों के पीछे कहीं जग तो पीड़ा है, मतलब सारे कहीं पीछे कहीं जग की पीड़ा है तो कहीं निजी सुख भी है। ठीक है, यानी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नेता को ही फ़ायदा हो रहा है, और भी बहुत सारे लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है जो पीछे बैठे हुए हैं। पर सच यह है कि नदियां राह नहीं भूली हैं, उन्हें अतिक्रमण पर क्रोध करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या अवैध खनन हो रहा है अथवा नहीं। ठीक है, अगर अवैध खनन हो रहा है तभी तो इतना मतलब भारी पैमाने पे जो है जान माल की क्षति हो रही है। ठीक है, खनन मंत्री कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। ठीक है, लोक निर्माण मंत्री कह रहे हैं कि हो रहा है। मतलब दोनों मंत्री में जो है आपका विवाद भी देखने को मिल रहा है कि इसकी बात सच माने। स्वाभाविक है कि ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी पर्दा उठा सकता है, एनजीटी आपका जो है उठाएगा, क्योंकि भले भाले लोगों का हिमाचल प्रदेश तो इस प्रश्न से अनभिज्ञ है ना।
यहाँ पे राइटर का यही बोलना है कि क्या क्या रीज़न है आपके हिमाचल प्रदेश में जो आपके आपदा से आपका जो भी नुकसान हो रहा है उसके क्या कारण है। ठीक है, इस बीच एक वाक्य है जिसे पूरा देश प्रतिदिन सुनता है, राजनीतिक मत कीजिए। ठीक है, यहाँ मतलब हमेशा बोलते हैं ना कि कुछ भी बोलते हैं तो राजनीति मत कीजिए। हिमाचल प्रदेश इसे आपदा में कुछ ही सुन रहा है। ठीक है, कुछ अधिक ही सुन रहा है। जिन शब्दों ने बीते वर्षों में अपनी चमक खोई उनमें एक शब्द है राजनीति। ठीक है, राजनीति करना बुरा क्यों हो, वह तो है ही अपने ही बात। ठीक है, कहना तो यह चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप ना लगाए, लेकिन राजनीतिक लोग ही कह रहे हैं कि राजनीतिक मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना कि ये हिमाचल प्रदेश का ही नहीं, बिहार के हर एक राज्य की अगर बात करें तो आपका जब भी कोई आपदा आता है, बारिश आती है, दिल्ली में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, उसके अलावा बिहार में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, अगर बंगाल में देख लीजिए, अगर कोई भी आपदा आता है ना तो कोई भी जो है ना वो मतलब इच्छा शक्ति करता ही नहीं है कि क्या रीज़न रहे हैं। ठीक है, केरला हो गया, तमिलनाडु, तो हमेशा कहीं ना कहीं आपके जो है आपको प्रॉब्लम देखने ही मिलता है। और ये आपदा जब भी होती है तो किसको प्रॉब्लम होता है, वहाँ के आम नागरिकों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, तो ये हिमाचल प्रदेश ही से ही नहीं है, ये भारत के बहुत सारे राज्य भी इससे आपके अछूते नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो भी हमारे यहाँ तो अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ, और ये जो है आपका अतिवादी मौसम से दो चार होता विश्व को देख लेते हैं। ठीक है, यानी स्पेशली हम लोग जो भी न्यूज़ आपका मौसम से रिलेटेड वर्ल्ड में किस तरह का आपको देखने को मिल रहा है तो उससे रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि पूरी दुनिया जो है अभी पूरी दुनिया इस समय जो है वो आपका मौसम के तीखे तेवर से परेशान है। कहीं तेज़ गर्मी उलझन पैदा करने वाली उमस का आलम है तो कहीं अनायास बेहिसाब आपका बारिश और बाढ़ से कहर ढा रखा है। ठीक है, इधर देश की राजधानी के ही वे इलाके यमुना में आई बाढ़ के कारण जलमग्न दिखो तो पिछले दशकों में कभी भी डूबे नहीं थे। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि उधर गुजरात के जूनागढ़ और सूरत जिले के नवसारी में बादल फटने की घटनाओं से अभूतपूर्व दृश्य आपके उपस्थित कर दिए हैं। आपके बताया जा रहा है कि पर्वतीय और कई मैदानी राज्यों जो है पहले से ही उमस और बाढ़ भूस्खलन आदि से आपका क्या बुरा हाल है। ठीक है, यानी एक राज्य नहीं पूरा राज्य जो है आपका जलवायु परिवर्तन को झेल रहा है। ठीक है, उसके अलावा समस्या महज भारत की नहीं है, ठंडे माने जाने वाले कई यूरोपीय अमेरिकी देश में भी गर्मी और सूखे रिकॉर्ड बन रहे हैं। ठीक है, विज्ञानियों ने जो है वो मौसमी बदलावों की इस अतिवादी प्रक्रिया को जलवायु का पतन कहना शुरू कर दिया है। पर क्यों ये हालात बने, इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है, और क्या इन तेज परिवर्तनों को रोकथाम संभव है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हाल ही की बताया जा रहा है कि हाल ही के दशकों में जो है ज़रूरत से ज़्यादा और बेमौसम बारिश का रिकॉर्ड देखें तो आपका साल 2005 में मुंबई में हुई बारिश की याद आती है। ठीक है, तब बारिश के कारण कई नुकसान के लिए मुंबई की महानगर पालिका की बद इंतजामी को भी जिम्मेदार ठहराया गया था कि इन्होंने ही जो अच्छे से आपका देखभाल नहीं किया। ठीक है, या फिर मैनेजमेंट नहीं किया। लेकिन मुंबई से पहले और इसके बाद कई दूसरे स्थानों पर अत्यधिक बारिश से साफ हो गया कि मामले से बंद आपके इंतजामी की ही नहीं बल्कि इसके कुछ और भी कारण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपके जैसे वर्ष 2014 में असम के गुवाहाटी और 4 अन्य जिले में 15 घंटे की तेज़ बारिश में ऐसा जलभराव हुआ कि 15 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह अगर बात करें 16 से 17 जून 2013 को उत्तराखंड में अचानक हुई बारिश वर्षा ने क्या किया कि भयानक विध्वंस किया। उसके अलावा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में जो है सड़कें, पुल और गांव क्या हो गए, बह गए। मृतकों का आंकड़ा भी 5000 से ज़्यादा का बताया गया है। वर्ष 2010 में लेह लद्दाख में भी ऐसी बारिश हुई और वहाँ जो है कि 71 आपके गांव क्या हुए, कस्बे बह गए। आगे बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल उसके अलावा 2016 में उत्तर और मध्य भारत में हुई बेमौसम बारिश ने शहरों से लेकर के गाँव तक में क्या किया कि क्या कुछ नहीं कर डाला। ठीक है, मतलब बेमौसम जो बारिश आई थी। शहरों में जल जमाव और ट्रैफिक जाम तो फिर भी कुछ घंटे और आपका दिनों तक सीमित रहा।
पर गाँव में खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश ने तो मार ही डाली, ठीक है, यानी वो पूरे के फसल ही खराब हो गए। बाद में क्या होता है कि किसानों की आत्महत्या तक की नौबत आ गई। इससे हुए नुकसान से संबंधित सरकारों के पसीने छुड़ा दिए। यही सब कुछ इस समय भी होते हुए दिखाई दे रहा है। जलवायु परिवर्तन पर दिल्ली सरकार के एक रिपोर्ट का अनुमान है कि अतिवादी मौसमी बदलाव के कारण 2050 तक दिल्ली को जो है 275 लाख करोड़ का आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये रिपोर्ट आगामी वर्षों में जो है दिल्ली में गर्म हवाएं, ऊंची तापमान और हवा में नमी के कम होने जैसे चुनौती और आपके बढ़ने से संकेत दे रहे हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि यूरोप और अमेरिका में भी तबाही, मौसम की अतिवादी स्थिति यानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का जो हाल भारत, चीन, पाकिस्तान समेत कई दक्षिणी एशियाई देशों में है, वैसे ही कुछ पश्चिमी देशों यानी आपको यूरोप, अमेरिका में भी है, ठीक है। हाल ही में नेचर मेडिसिन जर्नल में जो है आपका 35 देशों में किए गए अध्ययन के हवाले से जो है प्रकाशित यूरोपीय स्वास्थ्य संस्थान की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2022 में मई से सितंबर के बीच जो है पश्चिमी देशों में 61,000 जो है वो उससे ज़्यादा लोगों की मौत भीषण गर्मी से हो गई है। कब? तो आपका जो है 2022 से मई और सितंबर के मध्य तक, ठीक है। उसके अलावा कंट्री अगर ग्रीस, इटली, पुर्तगाल और स्पेन में सबसे ज़्यादा मौतें हुए। इसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 यूरोप के लिए जो रिकॉर्ड गर्मी का वर्ष रहा था, ठीक है। और यह साल यानी 2023 पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है, यानी 2022 से भी 2023 में ज़्यादा गर्मी देखी गई है। ऐसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद संयुक्त राष्ट्र अपनी चेतावनी में कहा कि पूरे यूरोप में लू यानी हीट वेव एक आपका जानलेवा प्राकृतिक आपदा में बदल गई है, ठीक है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल जो है वो आपका गर्मियों के दिनों में अब तक मौसम के 4 रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पहला इस वर्ष जुलाई में, तब जब सबसे अधिक गर्म दिन रहा, और दूसरा वैश्विक स्तर पर जून का महीना जो है आपका सबसे अधिक गर्म रहा, ठीक है। तीसरा समुद्र में अधिक लू चली। चौथा जो है वो अंटार्कटिका में जमा बर्फ में रिकॉर्ड कमी आई है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो जैसे मौसमी कारक पहले अनुमान के जो है वो मुकाबले कहीं ज़्यादा संहारक हो गए हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जिनकी जो है रोकथाम करना दिन प्रतिदिन जो है मुश्किल होती जा रही है। इन्हीं बातों ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। उसके अलावा समस्या यह है कि जलवायु के सभी हिस्से रिकॉर्ड स्तर पर किसी न किसी आपदा से प्रभावित है। उन्होंने पृथ्वी और इंसानों समेत जीव जंतुओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। इंसानी दखल ने जटिल किए हालात, ठीक है। यहाँ पे बताया रहा है कि यह तो स्पष्ट है कि मौसम की अतिवादी स्थितियों ने पूरी धरती के सामने जैसे चुनौती पैदा कर दी है। इससे एक दिन में जो है नहीं निपटा जा सकता। इनसे पार पाने के लिए वैश्विक प्रयासों के एकजुटता की ज़रूरत है, और ऐसा तभी हो सकता है जब पूरी मानवता को समझ नहीं आ जाए, ठीक है। उसी के अलावा कि मौसम खतरनाक हुआ है, इसमें से बताया जा रहा है कि इंसानी दखल जिम्मेदार है। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी है वो आपका क्लाइमेट चेंज की देखी गई है। वर्ष 1800 के आसपास दुनिया में औद्योगिकरण की शुरुआत होती है और जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल जो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है के इस्तेमाल और दहन से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं पैदा हुई है, ये सारा किया धरा उसी का है, ठीक है। समस्या का दूसरा छोर यह है कि जहाँ आर्कटिक और अंटार्कटिक में जमी बर्फ़ के तेज़ी से पिघलने को आम आदमी अपनी करने का फल नहीं मानता। दफ्तर के लिए कार और मोटरसाइकिल, स्कूटर पर निकला शख्स अगर तेज़ बारिश के बाद अगर सड़क पर बाढ़ में फंस जाए तो समस्या तो तत्कालिक मानकर ड्रेनेज सिस्टम और आपका क्या होता है कि शहरी प्रबंधन एवं सरकारों की लापरवाही पर कोसते हैं। उसे इसमें कोई भूमिका नहीं कोई भूमिका नहीं दिखती, चाहे वह दिन भर ऐसी चलाता है और कई लीटर जो है जीवाश्म ईंधन फूंक डालता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सिर्फ जो शहरी समाज नहीं बल्कि किसी भी देश की खेती, आपका रहन सहन, उद्योग धंधे काफ़ी हद तक मौसम पर ही निर्भर करते हैं। भारत के प्रसंग में तो यह बात और भी गौरतलब है क्योंकि जो
मौसम के चाल में जो है वो आपका जरा सी ऊंच नीचे देश की अर्थव्यवस्था पे चौपट कर सकते हैं, क्योंकि कृषि ही नहीं हो पाएगा। ऐसे में मौसम पर असर डालने वाली प्रमुख घटनाएं जलवायु परिवर्तन के कारण सचेत हुआ जाए। ठीक है, आज भी बोला जा रहा है कि आज ये विचार करने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे से लेकर के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक को प्रभावित करने वाला मौसमी बदलाव कहीं जलवायु परिवर्तन नामक समस्या ही की तो देन नहीं है। दुनिया के सामने भारत को यह सवाल पुरजोर ढंग से उठाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो परेशानियां वह झेल रहा है वे सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, पूरा विश्व इससे इनसे प्रभावित होगा। लिहाजा बोला जा रहा है कि इनसे निपटने के साझा उपायों पर काम होना चाहिए, अन्यथा प्रकृति की लगातार मार विकास के हमारे सारे इंतजामों को क्या कर देगा, बौना साबित कर देगा, क्योंकि जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। तो हम लोग करेंगे क्या? ठीक है, तो ये हमने पूरा न्यूज़ को देखा। ठीक है, जलवायु के आपातकाल का समय अगर देखें तो यहाँ से एक और डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया पर मौसम की बदलती चाल ऐसी कयामत बरपा रही है कि हर कोई हैरान और परेशान है। ऐसा लग रहा है कि मानो पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक या मौसमी आपातकाल लग गया हो। जिस तरह से आपका मौसम चेंज भी हो रहा है, ठीक है, बाढ़ तो बाढ़, सुखाड़ ऐसे भी हो रहे हैं और इससे बचने का कोई रास्ता अभी नहीं है। ठीक है, क्लाइमेट इमरजेंसी या फिर जलवायु आपातकाल की बात कोई कपोल कल्पना नहीं है। ठीक है, आज से कुछ साल पहले नवंबर 2019 में विज्ञान के एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल बायो साइंस ने भारत समेत दुनिया के 153 देशों के 11,258 वैज्ञानिकों को भी एक आपका अध्ययन कराया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि उसमें मौसमी आपातकाल की स्थितियों का ब्यौरेवार वर्णन किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 40 वर्षों में दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के लगातार उत्सर्जन और आबादी बढ़ने के चलते क्या हुआ कि पृथ्वी के संसाधनों के अतिशय दोहन, उसके अलावा जो है वो आपका जंगलों के कटने की रफ्तार बढ़ने, ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने और मौसम के पैटर्न में बदलाव से हालात सच में क्लाइमेट इमरजेंसी वाले हो गए हैं। ठीक है, इन विज्ञानियों ने यह कहते हुए चिंता प्रकट की कि अगर जल्द ही जलवायु परिवर्तन से निपटने का कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई तो इस समय जो है बनाई गई तो इस जलवायु परिवर्तन में इंसान के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो सकता है। यानी ये साइंटिस्ट लोगों का, वैज्ञानिकों का बहुत सारा प्रिडिक्शन भी है जो सही भी साबित हो रहा है। हालांकि ये वैज्ञानिक जब क्लाइमेट इमरजेंसी वाले नतीजे पर पहुंचे थे तो उससे पहले ही ब्रिटेन और आयरलैंड ने अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन घोषित कर दिया था। जलवायु आपातकाल भी 2 देशों ने कर दिया था। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जिसने जलवायु आपातकाल घोषित किया था। उसने 1 मई 2019 को सांकेतिक तौर पे जो है यह प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटेन की पहलकदमी के बाद पड़ोसी आयरलैंड ने इसका अनुसरण किया। 10 मई 2019 को आयरलैंड की संसद ने भी जलवायु आपातकाल का घोषणा कर दिया, क्योंकि आप अगर आपातकाल को नहीं करेंगे तो जलवायु को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, और आप जो है जितने भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं तो वो भी नहीं बदल सकते हैं। तो आपका जलवायु आपातकाल ज़रूरी है, लेकिन 1-2 देशों के जलवायु आपातकाल से हालात जो है सच में सुधरते तो साल दर साल बढ़ती गर्मी के नज़ारे हमारे सामने नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसका सबसे गंभीर पहलू यह है कि मौसम की अतिवादी स्थितियाँ पैदा करने में इंसानों की भूमिका है, लेकिन कोई इंसान, समाज, देश यह बात दिल से मानने को तैयार नहीं है कि उन्हीं की वजह से ऐसा हालात पैदा हो रहा है। ठीक है, बेइंतहा प्रदूषण फैलाना और दूसरे जीवों को फिक्र छोड़ कर के सिर्फ अपने विकास के लिए जो है पृथ्वी के संसाधनों का बेतहाशा दोहन करना, इंसान ने औद्योगिकरण के बाद से ही सिर्फ यही नहीं, प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसी चीज़ें असल में इंसान की उस प्रवृत्ति की देन है जिसमें उसने इस जीवनदायिनी धरती से जो है सिर्फ लेना सीखा है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि उसे लौटाना नहीं है। यही वजह है कि पृथ्वी की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अगर इंसान ने अपने इस लालच पर अंकुश नहीं लगाया तो प्रकृति का कोप उसी पर इसी तरह टूटता रह सकता है जैसा अभी टूट रहा है। ठीक है, और ये जो है अभिषेक कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तो इनकी वजह से हम लोगों को इतने बेस्ट नॉलेज मिला। ठीक है, तो इनका बहुत बहुत थैंक यू।
आपका वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए और टेक केयर।